नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, यानी कैलकुलेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये टॉपिक आपको 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में आपने ज़रूर गणित की किताब में इसको पढ़ा है, देखा है और आगे भी कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपको ये देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको इसका जो प्रारूप होता है, जो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने आपको इसका फॉर्मेट पिछले अपने जो वीडियोज हैं उनमें भी आपको बताया है, फिर भी एक बार मैं आपके सामने लिख देना चाहता हूँ जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी हो। तो द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्मेट में होता है। तो इनमें यहाँ हमें समझने की बात ये होती है कि x² का जो कोफिशिएंट होता है यानी जो गुणांक होता है उसे हम a मानते हैं, x का जो गुणांक होता है उसे हम b मानते हैं और जो अचर पद होता है जो बिना वेरिएबल के लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो ये मानते हुए हम द्विघात समीकरणों को जब सोल्व करेंगे तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज लें और द्विघात समीकरण के मूल हम कैलकुलेट कर लें। तो मैं एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। एक एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिया है। तो चलिए इसे जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि का जब भी हम यूज करें तो हमें a को c से मल्टीप्लाई करके जो आंसर होता है वो हमें लिखना होता है। क्या करना होता है, लिखना होता है a और c को मल्टीप्लाई करके, और जो हमारे b की वैल्यू होती है उसे हमें साइड में लिखना होता है। ये रफ वर्क है, जब भी हम 10th के एग्जाम में या 9th एग्जाम में जब हम इन्हें क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो ये फेर में नहीं करना होता है, रफ में ही करना होता है। लेकिन फिर भी हमें सीखने के लिए मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले हम a को, जो कि हमारे पास क्या है 2 है, और c जो कि हमारे पास क्या है +3 है, इन्हें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर होता है वो होता है 6। कितना होता है जी, 6 होता है। फिर हम b की जो वैल्यू है उसे हम साइड में रख लेंगे, जो कि हमारे पास है -5। कितनी है, -5। अब हम जो a और c का जो मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आया था +6 जो आया था, इसके हमें फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सोल्व कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें a और c का जो मल्टीप्लिकेशन जो है, जो आंसर आया है उसके फैक्टर कैलकुलेट करने हैं, और इस तरीके के फैक्टर कैलकुलेट करने हैं जिनको ऐड या लेस करने पर हमारा जो आंसर आ जाए वो कितना आ जाए, b के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, b के, और b की वैल्यू कितनी है -5। तो चलिए करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले जो करना है वो क्या करना है कि इस 6 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। इस तरीके के 2 फैक्टर लेने हैं हमें जिनको ऐड या लेस करने पे हमारा जो आंसर हो -5 यानी b के बराबर आ जाए। इस प्रकार के हम इनके फैक्टर जब करेंगे तो इसके जो फैक्टर हैं मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि 6 के जो फैक्टर होंगे 6 × 1 3 × 2, इस तरीके से इसके क्या होने वाले हैं, फैक्टर होने वाले हैं। अब इनमें से ऐसा पेयर हमें देखना है जिनको ऐड या लेस करने पर वैल्यू कितनी आ जाए, -5 आ जाए। तो देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस करने पर तो हमारा -7 नहीं आ सकता है। लेकिन जब हम 3 और 2 को जब हम प्लस करें, जब 3 और 2 को प्लस करें तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 5। लेकिन हमें लाना क्या है, -5। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि जो इसके फैक्टर हैं वो हम
माइनस में लेने वाले हैं। किसमें? माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस होके जब ये ऐड होंगे तो बड़ा नंबर हमारे पास कौन है? 3 है, और 3 का जो साइन है, चिन्ह है, वो कितना है? 3 है। तो हमारा इस प्रकार जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? -5। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसमें a और c को आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो उसके फैक्टर जो नंबर आएगा उसके हम इस प्रकार के फैक्टर निकालेंगे जिनको फैक्टरों को ऐड या लेस करने पर हमेशा किसके बराबर वैल्यू है? b के बराबर। तो चलिए जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो हम जब इसे सोल्व करेंगे तो अगली स्टेप में हमें लिखना है 2x² और -5x की जगह पर, अब -5x की जगह पर हमें क्या करना है? जो वो फैक्टर हमने अभी निकाले हैं उनको हम यहाँ लिख देंगे। तो हम इसकी जगह पर लिखने वाले हैं -3x -2x, और फिर हम जो हमारा अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, उसे हम ऐसे कैसे उतार देंगे। इस तरीके से हमें इस द्विघात समीकरण में 4 टर्म देखने को मिलेंगे। कितने टर्म देखने को मिलेंगे? 4, यानी 4 पद हमारे सामने हो चुके होंगे। दो पदों का हम पेयर बनाकर, जोड़ा बनाकर अब इन्हें कॉमन लेते हुए सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2x² -3x में जो कॉमन आपको देखने को मिला है वो मिला x। क्या देखने को मिला? x। और जब हम इनमें से इन्हें कॉमन ले लेंगे तो देखिए x की टेबल जब हम 2x² में देंगे तो हमारा जो आंसर होगा 2x होगा। फिर x का डिवीजन जब हम 3x में देंगे तो उससे पहले देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस। x से x कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से हम इन दोनों टर्म में भी क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। उससे पहले हम जो यहाँ पर साइन है उसे ऐसे कैसे लिख देंगे? चलो देखिए दोनों टर्मों में हमें कॉमन कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है जिसका कि हम सेम नंबर का डिवीजन लगा पाएं। तो यहाँ पर हम जो कॉमन मानेंगे वो कितना मानेंगे? 1 मानेंगे, और इसे हम सोल्व कर देंगे। तो देखिए माइनस से माइनस, 1 का डिवीजन जब 2x में देंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस प्लस -1 का डिवीजन 3 में देंगे तो 3 हो जाएगा, और बराबर क्या लिख देंगे? 0। तो इस प्रकार से हमने इनके क्या कर लिए हैं? गुणनखंड निकाल लिए हैं कॉमन लेकर। अगली स्टेप में जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो देखिए इस टर्म में और इस टर्म में, यानी इन दो टर्मों में जो कॉमन है वो कौन है? 2x -3, ये टर्म जो है कॉमन है। तो इसके अलावा जो हमारे पास बच जाए उन्हें हम क्या ले लेंगे? बॉक्स में ले लेंगे। तो हमारे पास बच गया x -1। क्या बच गया है? x -1, और बराबर में हम क्या लिखेंगे? 0। इस तरीके से हमारे पास इस द्विघात समीकरण के 2 फैक्टर सामने आ चुके होंगे। अब सबसे पहले हम प्रथम फैक्टर से, किससे? प्रथम गुणनखंड से इसे सोल्व करेंगे। प्रथम गुणनखंड से, तो प्रथम गुणनखंड जो हमारे पास है वो क्या है? 2x -3। और हमेशा जब भी हमें द्विघात समीकरणों के मूल कैलकुलेट करने हों, हमें सोल्व करने हों, तो जो गुणनखंड आते हैं उसको बराबर किसके रखना पड़ता है? 0 के रखना पड़ता है, और इस प्रकार हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 को उधर लेके जाना पड़ेगा जो कि उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 2 को भी उधर लेके जाना पड़ेगा। तो पता चला कि वो जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार हमारी x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 3/2 आ चुकी है। और इसी तरीके से जब हम दूसरे गुणनखंड से, द्वितीय जब गुणनखंड से जब हम इन्हें सोल्व करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो देखिए जब दूसरे गुणनखंड से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम दूसरे गुणनखंड को भी किसके बराबर रख के चेक करेंगे? 0 के। तो हमारी जो x की वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 1 होने वाली है। इस तरीके से हमने द्विघात समीकरणों के क्या निकाल लिए हैं? मूल निकाल लिए हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये अच्छे ढंग से और समझ में आएगा, जिससे कि आपको ये सोल्व करने में आसानी भी होगी। तो देखिए एक और एग्जांपल है 9x² -3x -2 = 0। ये आपके पास एक और समीकरण है जिसको आपको देखना है और समझना है और पता लगाना है कि फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से सोल्व होना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है? a को जो है
उसको c से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? c से मल्टीप्लाई कर देना है और b की वैल्यू को थोड़ा अलग लिख लेना है। तो यहाँ पर जो a है वो हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई c की जो वैल्यू है वो है -2 और जब b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू है -3। इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू एक रफ पेज में लिख ली है। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होने वाला है 9 2 जा 18 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी हमारा आंसर जो होगा -18 होगा और इधर b की वैल्यू तो हमारी क्या है -3 है। अब a इंटू सी करने पर जो वैल्यू हमारे पास आई है, हमारे सामने जो आई है, उसके हमें दो फैक्टर इस तरीके से करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि उन फैक्टरों को ऐड या लेस करने पर आंसर किसके बराबर हो जाए हैं? b की वैल्यू के बराबर हो जाए। तो चलिए हम करते हैं। 18 के जो फैक्टर हैं वो होंगे 18 मल्टीप्लाई 1 या फिर फैक्टर होने वाले हैं 9 मल्टीप्लाई 2 या फिर हम बात करें 6 मल्टीप्लाई 3। इस तरीके से इसके फैक्टर होने वाले हैं। तो चलिए इन फैक्टरों में हम ऐसे दो फैक्टर लेते हैं जिनको ऐड या लेस करने पर कितना आंसर आ जाए? 3 आ जाता है। तो देखिए सबसे नीचे वाले जब आप फैक्टरों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 में 3 ऐड करने पर तो -3 नहीं आ सकता, लेकिन 6 में से 3 को लेस करने पर 3 जरूर आता है, बिल्कुल आता है। तो हमें यहाँ पर जो आंसर लेना है वो किस में लेना है? माइनस। तो हमें यहाँ ध्यान भी रखने की चीज़ ये है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो हमें साइन ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमें साइन लेना है माइनस का, इसलिए हमें बड़ा वाला जो फैक्टर है उसे हमें माइनस में रखना है। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो -3 आ चुका होगा। यानी हमें इस b की वैल्यू की जगह अब -6x और प्लस 3x लिखना है और इसे सोल्व कर देना है और इस प्रकार आपके द्विघात जो समीकरण होंगे उनके मूल कैलकुलेट हो जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं इसको सोल्व। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो लिखेंगे, अगली स्टेप में जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 9x² और इसकी जगह पर हम लिखेंगे -6x प्लस 3x -2 = 0। और ये लिखने के बाद हम दो टर्म का 2 टर्म्स का क्या बना लेंगे? पेयर बना लेंगे, जुड़ा बना लेंगे और उनमें कॉमन लेके इसे सोल्व कर लेंगे। तो कॉमन देखने पे यहाँ पर हमें मिला 3x और जब हम इससे डिवीजन करके चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x - 2। इस तरीके से ही हम इन दोनों टर्म में भी कॉमन लेके इसे सोल्व कर देंगे। यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो हमने कॉमन मान लिया 1 और 1 की टेबल जब इसमें बोलेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 3x - 2 = 0। और सबसे पहले फिर इन दोनों टर्म्स में जो हमें कॉमन देखने को मिले उसे हम कॉमन लेंगे, बाकी को हम दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन है वो 3x - 2 है और जो बाकी बच गया उसे हमने एक ब्रैकेट में ले लिया है 3x + 1 और = 0। इस प्रकार से हमने इस द्विघात समीकरण के दो फैक्टर निकाल लिए हैं। सबसे पहले हम पहला फैक्टर लेंगे, फिर दूसरा फैक्टर लेंगे और इस प्रकार से हम द्विघात समीकरणों के कितने मूल निकाल लाएंगे? 2 मूल निकाल लाएंगे। तो चलिए फर्स्ट फैक्टर से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर होने वाला है 3x - 2 = 0 और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2/3। और जब हम दूसरे फैक्टर से इसे सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर होगा सेकंड फैक्टर से जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3x + 1 = 0 एंड x = -1/3। और हम इस द्विघात समीकरण के क्या निकाल रहे हैं? मूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एक और बात जो है आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप द्विघात समीकरणों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो कॉमन आता है ना वो हमेशा इक्वल ही आता है। यदि इक्वल है तो हम सही प्रोसेसिंग पर है, अदरवाइज हमने कहीं ना कुछ मिस्टेक कर दिए है और उसे हम जाकर हम वापस ध्यान देंगे और सुधारेंगे और हम इसके मूल निकाल पाएंगे। तो चलिए, मुझे अब आशा है कि आपको द्विघात समीकरणों के जो मूल है वो गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।